आज यहाँ पर कार्यक्रम है महिलाओं का और कार्यक्रम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कमेटी का आज यहाँ पर फोरम का आज यहाँ पर कार्यक्रम है बहनों के लिए, आप सबके लिए। का ध्यान रखना, कल से हमारा समय बरोबर 8:30 बजे से स्वाध्याय चालू हो जाएगा। आपको बिल्कुल बरोबर 8:30 बजे आहो भाव से स्वाध्याय करने के लिए आना है। स्वाध्याय में आने वाले लोग काले नीले कलर के कपड़े पहन के मत आना, और चमड़े का बेल्ट भी हो, चाहे वो घड़ी का बेल्ट हो, चाहे वो कंबल का बेल्ट हो, चाहे वह चप्पल हो, वह भी चमड़े की पहन करके यहाँ पर कोई भी मत आना। एकदम सटीकता के साथ अपन कल से वीरस्तुति का प्रारंभ करेंगे। जब सब जने आनंद लो, प्रभु महावीर की स्तुति के अंदर सबको आनंद मिले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन व नमन। सुधर्मा पाठ पर विराजित वर्धमान आयम्बिल आराधिका तपोनिधि प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि थाना 8 के चरणों में वंदन व नमन। सभा में विराजित सभी को सादर जय जय। महासती जी के आशीर्वाद से मेवाड़ संघ और मेवाड़ महिला मंडल के सहयोग से मेवाड़ संघ प्रोफेशनल फोरम आज महिला वर्ग के लिए एक विशेष कार्यक्रम के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ है। महिलाएं गृहिणी हमारे समाज व परिवार का एक अहम हिस्सा है। महिलाएं आज के समय में किसी से कम नहीं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक गतिविधियों में, प्रोफेशनल विषयों में भी काफ़ी तरक्की कर रही है, प्रगति कर रही है। इतनी तरक्की होने के बावजूद भी हमारी बहुत सी ऐसी गृहिणियां हैं जो सभी सुख साधन संपत्ति सब होने के बावजूद भी असुरक्षा और अनिश्चितता को कभी कभी झेलती है। जब भी क्राइसिस का समय आता है तो घबरा जाती है, भयभीत हो जाती है कि अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, किसकी सलाह लूँ। या तो वो हार के किसी पारिवारिक सदस्यों पे निर्भर हो जाती है और सहयोग न मिले तो परेशानियां झेलते झेलते वो सीखते गिरते पड़ते आगे बढ़ती है। तो आज हमारा जो विषय है महिला सशक्तिकरण, एक कदम सक्षमता की ओर। हमारे गृहिणियों को आज के समय में किन किन जानकारियों को जानना आवश्यक है ताकि समय आने पर उसका भलीभांति उपयोग कर सके और कैसे उन कठिनाइयों के साथ में लड़कर आगे बढ़ सके। तो बहुत सी ऐसी छोटी बड़ी जानकारियां हैं जो हर गृहिणी को होनी ही चाहिए। आज का विषय ऐसे लग रहा होगा कि सिर्फ गृहिणी है, महिला है तो सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह गृहिणी को इन जानकारियों के बारे में जागरूक होना चाहिए, उसी तरह सभा में उपस्थित सभी श्रावक वर्ग हैं, वे भी कई बार या तो जानते हैं पर एक अवेयरनेस नहीं रहती है कि ये हमारी परिवार की महिलाओं को इन जानकारी की ज़रूरत है कि जब आप अवेलेबल नहीं हैं, आप आसपास नहीं हैं, तो कोई भी तकलीफ़ आएगी तो वो इस तकलीफ़ों को कैसे उसका सहन करेगी या उसको कैसे डील करेगी उस चीज़ के साथ। तो अगर आप भी जागरूक होंगे, आप भी अवेयर होंगे तो आप अपने घर जाकर अपने घर की महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं। इसलिए ये विषय सिर्फ गृहिणियों के लिए नहीं है, आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है ताकि आप अपने घर की महिलाओं को जाकर जागरूक कर सकें।
और हमारी महिलाएं जो बाकी हर जगह तरक्की कर रही है, क्राइसिस में भी अपने आप को हर दम तैयार रख सकें। और इसी विषय में आज हमारे स्पीकर हमको बहुत सारे गाइडेंस और टिप्स देने वाले हैं। तो बताती हूँ मैं आज के हमारे स्पीकर के बारे में। हमारा जो आज का स्पीकर है वो हमारे ही मेवाड़ की बहू और बेटी भी है। अनेक पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है। आप IIM उदयपुर के प्रोफेसर के साथ साथ वहाँ के टीचिंग और लर्निंग सेंटर के हेड भी हैं। फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट जैसी ऐसी कई किताबों में आप सह लेखक के रूप में कार्यरत हैं। NMIMS जो विले पार्ले में सब जानते हैं, वहाँ के इंटरनेशनल एजुकेशन के एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस तो मैं गिनूँ तो नंबर्स नहीं याद होते हैं। MCOM, MBA, PhD, कौन सा विषय है जो आपने नहीं छोड़ा है। बहुत सारे पेपर पब्लिकेशंस हुए हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट में आप करिकुलम में उसका करिकुलम डिसाइड करने में सहयोग देते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट में बॉम्बे के बाहर एज ए फैकल्टी आप विजिट करते हैं। अभी लास्ट ईयर ही उनकी नॉलेज लेने की जो का जुनून है वो ख़त्म नहीं होता है। लास्ट ईयर ही उन्होंने डेटा एनालिटिक्स में MBA की पढ़ाई भी की। तो पढ़ते भी रहते हैं, नॉलेज भी लेते रहते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं। ऐसे अनेक खूबियों वाले आज के हमारे स्पीकर नन अदर देन डॉक्टर ऋचा जैन। मैं डॉक्टर ऋचा जैन से गुजारिश करूंगी कि आप यहाँ पर आए और हमारी सभा को अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ में आप उनको शेयर करें। धन्यवाद। को वंदन नमन। अत्र विराजित प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 के चरणों में साविधि वंदन नमन। अत्र विराजित सभी श्रावक श्राविकों को मेवाड़ संघ मुंबई का सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज प्रोफेशनल फोरम कमलकांत जी, सुनील जी और पुष्पा जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है डॉक्टर ऋचा जी के द्वारा। तो उसी की तैयारी चल रही है और मैं प्रोफेशनल फोरम का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। आज हम इस प्रांगण में भोले बाबा प्रवर्तक मदन मुनि जी महाराज साहब की भी जन्म जयंती मना रहे हैं। आप सबको मालूम है वो भोले बाबा थे, सभी का आशीर्वाद उनके साथ में है। आज एक कसम भी है, हम उसी के उपलक्ष्य में 51 दिवस भी मना रहे हैं। मैं आपके चरणों में मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से सादर हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पित करता हूँ। कुछ ही क्षणों में आपका कार्यक्रम चालू होने वाला है। आज 18 तारीख पनवेल की सेवा है। कुछ बता रहे हैं? आज कोई भी नहीं बता रहे, कोई भी नहीं आया लगता है। पुनः जो भी बता रहे हैं मेहमान कृपया भोजन लेकर पधारें और मेवाड़ संघ को आतिथ्य का मौका प्रदान करें। मैं नेक्स्ट हैंड ओवर कर रहा हूँ प्रोफेशनल फोरम के कार्यक्रम के लिए। पधारें और अपना कार्यक्रम शुरू करें। भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि पुष्पा जी ने बताया कि मैं खुद मेवाड़ की बेटी और बहू हूँ, पर मैं बहुत सालों से मुंबई में रहती हूँ। पर ये मेरा पहला सौभाग्य है
इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित होके आप लोगों सबसे बात करने का। कोई भी गलती हो तो क्षमा करें और आपके कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। आज का टॉपिक जो मुझे दिया गया है वो है आज की ज़रूरत के हिसाब से जो समय बदल रहा है, हमारी सांस्कृतिक चीज़ें जो बदल रही हैं उनके हिसाब से ये बहुत ही एकदम एक्ट टॉपिक है, बहुत ही सही टॉपिक है आज के लिए। महिला सशक्तिकरण एक कदम सक्षमता की ओर। यह कदम हमें अपने लिए उठाना है, यह कदम हम सबके लिए उठाना है, हमारे परिवार के लिए उठाना है। तो मैं कुछ अपने मन की भावनाओं को यहाँ पे प्रस्तुत करूँगी। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। पूरी प्रेजेंटेशन को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहले हम ये जानेंगे कि हमें ये सब जानने की क्या ज़रूरत है। जब हमारे घर में हमारे पति, बेटे, ससुर सब लोग कमा रहे हैं हमारे लिए, तो क्या आवश्यकता है हम खुद जाने कि हमें अपना आर्थिक या फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, क्या आवश्यकता है उसकी। यह मेरा पहला पार्ट होगा। सेकंड पार्ट होगा कि हमारे लिए क्या क्या ऑप्शन पर पड़े हैं। हम घर में रहते हुए ही, घर से बाहर कदम न रखते हुए भी क्या क्या चीज़ों में निवेश कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तीसरा है मेडिक्लेम और इंश्योरेंस के बारे में। चौथा बहुत ही उपयोगी टॉपिक है जो कि हमें ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, वो है नॉमिनेशन और विल के बारे में, अपनी वसीयत और नामांकन जो हम बैंक में नामांकन करते हैं उसके बारे में। और अंतिम टॉपिक रहेगा किसी भी आपात स्थिति में, आपात स्थिति किसी फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से आ सकती है, हमारे किसी प्रिय के चले जाने की वजह से आ सकती है। तो ऐसी आपात स्थिति में हम अपने आप को संभालते हुए कैसे अपने आप को और अपने परिवार को आगे लेके चलें। हम लोग सब गृहिणी हैं, होम मेकर, मैं उसको हाउस वाइफ नहीं बोलूँगी, होम मेकर है। हम अपने घर को कण कण जोड़ के बनाते हैं, तो हम सब एक होम मेकर है। तो हमें जानना है कि हम होम मेकर्स की क्या क्या शक्तियाँ हैं, हमें अपनी शक्तियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हम सब लोग बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट हम पैदाइशी अपना बजट बना के जानने वाले हैं। हम एक एक पैसे को जोड़ के रखना शायद अपनी माँ की कोख से सीख कर आते हैं। हम बचपन से जानते हैं कि पैसे की क्या अहमियत है, हमें घर को कैसे चलाना है। ये क्वालिटी हमें है, चाहे हम फाइनेंस नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट एक बजट बना के चलना, एक बचत करने की जो क्वालिटी है वो हमें पैदाइशी आती है। हम रिसोर्सफुल हैं। अगर आप सबको पता है जब नोटबंदी हुई थी सबसे ज़्यादा पैसा इंडियन हाउस होल्ड में से, भारत के घरों में से निकला था। ये सब पैसा किसका था? लेडीज के द्वारा जोड़ के रखा गया पैसा था, हर होम मेकर के द्वारा जोड़ के रखा गया पैसा था। तो कभी भी क्राइसिस आती है तो हमारे पास अपने संसाधन होते हैं जिनको हम बाहर निकालते हैं धीरे धीरे करके। हम अपने घर का बजट खुद बनाते हैं, कैसे कितना, चाहे घर में गाड़ी आनी है, चाहे घर में सोना आना है, चाहे घर में खाना आना है, सबका बजट हम खुद बनाते हैं। हम मल्टीटास्कर हैं, बिल्कुल आप मल्टीटास्क करें। अभी आप लोग दिवाली की सफाई भी कर रहे हैं, महाराज साहब के चरणों में भी आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा महिलाएं उपस्थित हैं। अगर हमें बाहर जाके नौकरी करनी है तो भी हम करते हैं। परिवार के बच्चों का, बड़ों का, सबका ध्यान हम ही रखते हैं। तो हम एक मल्टीटास्कर है। ये एक नोन फैक्ट है, रिसर्च ने भी बताया है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा मल्टीटास्कर हैं। पुरुष भाई माफ़ करें मुझे, लेकिन ये एक नोन फैक्ट है कि महिलाएं मल्टीटास्कर होती हैं, पुरुष नहीं हो सकते। रेजिलिएंट का मतलब हम एडजस्टेबल हैं, हम हर सिचुएशन में एडजस्ट करना जानते हैं। महाराज साहब के यहाँ पे आना है तो हमें कैसे एडजस्ट करना है, बाहर सोशल फंक्शन में जाना है तो कैसे एडजस्ट करना है, पिकनिक में जाना है कैसे एडजस्ट करना है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सब कुछ हमें आता है। ये सारी हमारी शक्तियाँ हैं जिसे हमें पहचानना है, हमें जानना है। हम ही हैं जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपनी परिवार की वैल्यूज़ को आगे ले जाते हैं। हम ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उन्हें समाज में कैसे चलना है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, कैसे खाना बनाना है, सब कुछ
सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक है आज, कि हम सेवर हैं, हम बचत करते हैं, हम पैसे को संभाल के रखते हैं, लेकिन हम इन्वेस्ट नहीं करते। आप समझिए, कोई भी चीज़ है जिसको आप पड़े पड़े रखेंगे तो उसकी वैल्यू, उसका मूल्य खत्म हो जाएगा। वैसा ही रुपया है, अगर आपने रुपये को अपने लॉकर में रखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वो 100 रुपये का है, दिन ब दिन उस 100 रुपये की कीमत बढ़ कम होती जाती है। पहले आप 100 रुपये में 5 किलो आलू खरीद सकते थे या सब्जी खरीद सकते थे, पर अब आप 5 किलो सब्जी नहीं खरीद सकते। अब आप 1 या 1.5 किलो सब्जी भी 100 रुपये में नहीं खरीद सकते। तो वो 100 रुपये जो आपकी अलमारी में रखा है, उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो रही है। जब तक हम उसको आगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सही जगह पे निवेश नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू कम होते जाएगी। हम निवेश क्यों नहीं करना चाहते, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। रिसर्च बताती है कि इंडिया में खाली 21% महिलाएं निवेश करती हैं। मैं तो वो भी नहीं मानती, क्योंकि वो 21% महिलाओं के सिर्फ नाम है। आगे उसमें से 10 से 15% लेडीज ऐसी हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनका नाम लेके उनके हस्बैंड ने या बेटे ने या परिवार ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो 15%, 21 में से 15% महिलाएं तो इनएक्टिव, खुद से नहीं है इन्वेस्ट करती, वो खाली किसी और के थ्रू उनका नाम यूज करके इन्वेस्ट किया जा रहा है। बट रिसर्च आपको वो 21% महिला में मानता है। बट जो एक्टिव महिला इन्वेस्टमेंट है, जो खुद से करती है, खुद को समझ में आता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, और इससे मुझे भविष्य में कितना लाभ होने वाला है, कितना हानि होने वाला है, वो महिलाएं 5 से 10% भी नहीं है। क्या ये अच्छी स्थिति है? नहीं है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं बोलना चाह रही कि आप अपने पैसे को अलग करिए, नहीं, ये अलग करने की बात नहीं है। आपको अपने पैसे को बढ़ाने में, सही डायरेक्शन में, सही जगह पे निवेश करके उसके ऊपर रिटर्न्स, उसके ऊपर आपको लाभ मिले, वो हमारी आज की विषय वस्तु है। ओके, हम क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? बहुत सिंपल है, हम इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे घर में पिता, पति, बच्चे सब लोग हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमको लगता है हमें क्यों करना है। वो लोग सब अपने लिए कर रहे हैं। आज हम धर्म भी अपने लिए करते हैं ना। हम इसलिए धर्म करते हैं या हमारे पति धर्म कर लेंगे तो उसका लाभ हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें अपने लिए धर्म करना है, इसीलिए हमें अपने लिए इन्वेस्टमेंट भी करना है। दूसरा कारण ये है, हम डरते हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी, ये सब चीज़ें हम अपने बचपन से सीख कर पैदा हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें राइट डायरेक्शन नहीं मिला, हमें सही दिशा नहीं मिली कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। अगर आपको ये जानकारी होगी तो आप सही दिशा में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तीसरा एक और बड़ा रीज़न है, जो लोग महिलाएं काम करती हैं, पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि एक महिला की सैलरी सेम पोस्ट पे काम करने वाले पुरुष से करीब 30% से 40% तक कम होती है। अगर पुरुष को 100 रुपये मिलते हैं, उसी पोस्ट पे काम करने वाली महिला को 60 से 70 रुपये ही मिलता है। चाहे आप लेबर क्लास में देख लो, चाहे आप CEO लेवल पे देख लो, ये जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है और पूरी दुनिया में है। इसलिए महिला जो काम करती है उसके हाथ में भी पैसा कम रहता है। कम पैसा रहने की वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाती है। इन सब कारणों की वजह से हमारे को इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। अभी हमें क्या ज़रूरत है? जब हम बोल रहे हैं कि सब लोग हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें ये ज़रूरत है कि सबसे पहले अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ पे है। आज के ज़माने में हम देखते हैं सडन डेथ, सडन फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी भी कुछ बिजनेस डूब जाता है, बहुत सारी मुसीबत आ सकती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ है, क्यों है, और हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि आज हम सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। रिसर्च बताती है कि 70% इंडियन हाउसहोल्ड न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब हम पति पत्नी और बच्चे 4 जन, पूरा बड़ा जॉइंट परिवार नहीं होता है। इसलिए जब क्राइसिस आती है तो हमें खुद को ही मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए भी आवश्यकता है कि हम जानें कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए।
ये भी एक रिसर्च है कि महिलाओं की उम्र पुरुषों की उम्र से लगभग 7 साल ज़्यादा होती है। पुरुषों की लगभग आयु इंडिया में 61-62 ईयर्स की कही जाती है, महिलाओं की 68 से 70 ईयर्स की कही जाती है। तो महिलाओं को अपनी काफ़ी लंबी ज़िंदगी पुरुषों के सहारे के बिना गुजारनी पड़ेगी। इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे पैसे का हमें क्या करना है। हमारे बच्चों और हमारे समाज का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, सामाजिक सोच है, सामाजिक वैल्यूज़ है, वो बहुत जल्दी बदल रही हैं। आज के बच्चे जो हैं वो हमारी तरह नहीं हैं, जो हम अपने परिवार को साथ में लेके चलते हैं, जो सेवा करते हैं अपने बड़ों की। आज के बच्चों से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम जानते हैं हमने उनको अच्छी वैल्यूज़ दी हैं, वो आगे सब अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी जो बदलती हुई जनरेशन है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हमें बड़े होकर अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, हमें अपनी वृद्धावस्था में अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। इसलिए आज हमें अपने आप को सक्षम करने की बहुत आवश्यकता है। आजकल समाज में रहने का, पढ़ाई का, टेक्नोलॉजी का, हर चीज़ का भी बहुत चेंज हो रहा है, बहुत प्रचलन बदल रहा है। पहले लोग सीमित रिसोर्सेज में अपना काम चलाते थे। आज अगर आप देखेंगे सितंबर 24 में एक रिसर्च आई है जिसने कहा है कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के बिल बकाया हैं। वो सब क्रेडिट कार्ड कहाँ पे यूज़ हुए? टीवी, फ्रिज, कार, वॉशिंग मशीन और ट्रैवल में। लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में वो पैसा खर्च किया है, इतना पैसा बकाया है। तो वो सारा पैसा हमारे ही घरों में से जा रहा है, पर हमें उस पैसे को बचा के रखना है। हमें अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आज हमने देखा है जो डिवोर्स की रेट थी, लोगों की डेथ की रेट थी, वो सब बहुत बदल रही है। डिवोर्स की रेट पिछले 20 साल में डबल हो गई है। तो आज हम अपने बच्चे को सब कुछ सक्षम करके अगर आगे लेके चलेंगे तो शायद उनके लिए भी वो अपने पाँव पर आसानी से खड़े हो पाएंगे। तो इन सभी आवश्यकताओं के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। ओके, तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो उसके क्या क्या फायदे हैं? कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आज मुझे पता है मेरे पास कितना पैसा है, मैं उसको कहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, मुझे कितना बचाना है, अपने बच्चों की पढ़ाई में कितना लगाना है, शादी के लिए कितना बचाना है, तो मुझे एक स्वावलंबन का महसूस होगा, मुझे एक इंडिपेंडेंस आएगी कि हाँ मैं अपने पैसे को सही जगह पे लगा सकती हूँ। आज मैं खुद खर्च कर सकती हूँ। मुझे एक कपड़ा भी खरीदना है तो मैं सोच सकती हूँ, जेवर खरीदना है या कहीं जाना है, धर्म कार्य में मुझे पैसा देना है, मैं अपनी स्वेच्छा से दे सकती हूँ, मुझे किसी को पूछना नहीं है। राइट? वो एक हमें कॉन्फिडेंस देगा, वो हमको एक इंडिपेंडेंस देगा। मैं अपनी फैमिली में भी मदद कर सकती हूँ। अगर आज मैंने अपने पैसे को अच्छे से बचा के अच्छी जगह निवेश किया, तो जब मेरे घर वालों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसा मैं उनको दे सकती हूँ। मुझे एक फिनेंशियल सिक्योरिटी महसूस होगी। हाँ, अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ मुझे आज किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, मुझे आज किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। ये एक फिनेंशियल सिक्योरिटी मुझे आएगी और मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छे से प्लान कर पाऊंगी, रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब खाली ये नहीं है कि जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं वो ही रिटायर्ड होंगे। जिनका बिजनेस है वो भी एक उम्र के बाद 60 साल 70 साल के बाद काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद का समय आप अच्छे से निकालें। धर्म ध्यान में गए, कहीं मंदिर वगैरह में दर्शन करने के लिए आप जाना चाहते हैं, आप धर्म यात्रा पे जाना चाहते हैं, आप समाज में दान करना चाहते हैं, आपके पास वो रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएं। ऑप्शन बताएंगे, पर सबसे इम्पोर्टेंट है क्या आपके लिए सही है, क्या आपकी उम्र में सही है, क्या आपके जो अमाउंट आप जो हर महीने बचा सकते हैं उसके हिसाब से जो बेस्ट है वो आप कीजिए। बहुत सारे बैंकिंग प्रोडक्ट हैं। आजकल हम सेविंग बैंक में पैसा नहीं रखना पसंद करते क्योंकि 2 या 2.5% इंटरेस्ट वहाँ पे मिलता है, जो उतना ही है जितना हम बैंक में रखें या घर पे रखें, एक ही बात है। ओके, सेकंड हम एफडी करा सकते हैं क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। जब अगर हमें
क्राइसिस आ गई, हम एक एफडी तोड़ सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं। बट आज बैंक में एफडी में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, 4% के अराउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि अच्छा नहीं है। पीपीएफ अकाउंट, ये एक सरकारी अकाउंट है जो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू खोल सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं उसको। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7.1% है और उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है कि आप 5 साल से पहले अपना कोई भी पैसा बाहर नहीं निकाल सकते और 15 साल तक आपको वहाँ पे पैसा रखना है। 5 साल के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको 2 बेनिफिट है। अगर आपने पीपीएफ में पैसा जमा कराया है तो महिलाओं को उसमें टैक्स रिबेट भी मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी है और वो एक सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि अगर कल को कुछ भी हो जाए बैंक आपके पीपीएफ अकाउंट को हाथ नहीं लगाएगा। बैंक आपके बाकी सब अकाउंट से पैसा निकाल सकता है बट आपके पीपीएफ अकाउंट को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके लिए, आप वो रख सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे कि अभी सुकन्या कन्या योजना है, गवर्नमेंट की महिला सम्मान योजना है। सुकन्या कन्या योजना में आपकी जो 10 साल तक की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए आप हर महीने कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब वो पैसा आप वो 21 साल की तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी शादी, उनकी पढ़ाई के लिए वो पैसा आप खर्च कर सकते हैं। ऐसी समय से समय सरकारी योजनाएं आती रहती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रोडक्ट है बहुत सारे जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं उसके बारे में आगे बात करूंगी। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको नहीं समझना और फिर भी आप करना चाहते हैं, अपने किसी घर से सदस्य की मदद लेकर आप वो कर सकते हैं। सबसे बड़ा महिलाओं के लिए संसाधन है सेव करने का सोना और चांदी। आज तो आप देख ही रहे हैं सोना और चांदी की कीमत कितनी बढ़ चुकी है। तो अगर आप एक सही तरीके से सोना और चांदी में इन्वेस्ट करेंगे, मैं ये नहीं बोलती कि आप जेवर में इन्वेस्ट करें, आप सोना और चांदी में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बिस्किट्स वगैरह खरीद सकते हैं सोने के, या फिर आप बैंक के थ्रू ETF, जहां आपको सोना नहीं मिलेगा पर वो पेपर में आपका सोना होगा, वो भी आजकल एक तरीका है जिसके थ्रू आप सोना खरीद सकते हैं। बट वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि रेट बहुत बढ़ रही है और आगे के समय में भी बढ़ने वाली है। रियल एस्टेट, जो कि घर, मकान, दुकान, जमीन में आप अपना पैसा डाल सकते हैं। ओके, बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, गोल्ड बॉन्ड्स, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम और सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम, जहाँ पे उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ऐसी बहुत सारी सरकारी योजनाएं समय पे समय आती रहती हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और जहाँ पे हम ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, जो कि हमने पूरा पैसा अपना अंदर रखा है, लॉकर के अंदर रखा है, अपनी कमर के अंदर रखा है। आपके घर में सब बच्चियां होंगी जो अभी शायद जॉब करना चालू करेंगी, उनको आपको समझाना है कि उन्हें अपने पैसे को बहुत सही तरीके से यूज करना है, क्योंकि आज की जनरेशन का है कि लोन लो, कार लो, घर लो और घूमने जाओ, बस उनको वही करना है। घर भी बाद में आता है, उनकी प्रायोरिटीज में घूमना और कार और लग्जरी, नया मोबाइल फोन, वो सब ज्यादा आता है। पर आपको ऐसी बच्चियां जो अभी काम करना शुरू कर रही हैं और उनकी शादी नहीं हुई है, उनको कंपल्सरी बोलना है कि अपनी सैलरी का 40%, चाहे उन्हें 10,000 सैलरी मिलती है या 5 लाख सैलरी मिलती है, उसका वो कम से कम 40% हर महीने सेव करना शुरू करें। वो अपने नाम में सेव करें, हमें नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें वो सेविंग की आदत आप माओं को ही डालनी पड़ेगी। तो आप ये उनसे बोलिए कि उन्हें अपनी सैलरी का एक निश्चित अमाउंट हर महीने सेव करना बहुत ज़रूरी है। वो जो यंग लड़कियां हैं जो अभी काम करना शुरू कर रही है, उनके लिए बहुत ऑप्शंस है। वो मार्केट में पैसा डालना चाहती हैं तो इक्विटी शेयर्स में, यूलिप में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पे भी पैसा डाल सकती है। उनके लिए सारे रेवेन्यू ओपन है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको एक आदत डालना, बचत की आदत डालना बहुत बहुत जरूरी है। कर रही हैं, उनके पास ऑप्शन थोड़े से कम हो जाता करियर में है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, शादी का या पढ़ाई का ज़्यादा लोड नहीं है,
वो महिलाएं भी अपना 20% तक, सैलरी का 20% तक अगर सेव करेंगी तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, म्यूचुअल फंड, SIP ऐसी जगह पे निवेश करना चाहिए। आजकल बैंक बड़े अच्छे ऑप्शन देते हैं। वो किसी चीज़ के नाम से, अच्छा मुझे ये ट्रैवल करना है, ट्रैवल फंड बनाया, उसमें ही आप पैसा डालिए, वो पैसा सिर्फ अपनी ट्रैवल में यूज़ करिए। घर के लिए पैसा जोड़िए, घर के ही काम में यूज़ करिए। तो बचत की आदत बहुत ज़रूरी है। अगर हमें आदत पड़ेगी तो एवेन्यूज हमारे पास अपने आप आते जाएंगे, और पर उसको राइट जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बचत आप करते हैं लेकिन इसको राइट जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते तो वो 100 रुपये कबर में पड़े पड़े कम होते जाते हैं। हाँ, देखिए पुष्पा नेक्स्ट, प्रीवियस हाँ, जो महिलाएं शादीशुदा हैं बट वर्किंग नहीं है, वो भी अपने दैनिक खर्चों में से समझदारी से बचा के निवेश कर सकती हैं। उनके निवेश के तरीके हैं, बैंक में डालें, गवर्नमेंट स्कीम में डालें, गोल्ड में डालें, रियल एस्टेट में डालें, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ें और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा अपनी वैल्यू को लूज नहीं करे, बट वो आपको फ्यूचर में रिटर्न दे और आपकी एक सिक्योरिटी दे। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो सिंगल मदर्स जिनको सपोर्ट करने के लिए कोई पुरुष नहीं है साथ में, उनको तो बहुत ही समझदारी से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उन्हें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी, उन्हें धीरे धीरे अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो आपके आसपास में ऐसी जो भी महिलाएं हैं उन्हें बोले कि वो कहीं से अच्छी काउंसलिंग लें और अपने एक एक पैसे को जोड़कर अपने फ्यूचर को, अपने खुद के फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को थोड़ा थोड़ा करके सिक्योर करें। बताती हूँ, अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी फंड है वो हम अपने हाथ में रखते हैं, तो वो सारा इमरजेंसी फंड हमें क्राइसिस के टाइम में काम आता है। हेल्थ केयर के लिए हम मेडिक्लेम लेंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर हमें कार चाहिए 5 साल में या 2 साल में, तो FDs करिए, उससे आपको कार आ सकती है, वो हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल होगा। अगर हमें बच्चे की पढ़ाई करनी है तो हमें इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब वो छोटे हैं तो वो जब बड़े हो तो वो प्रॉपर्टी को बेच के हम उनकी पढ़ाई को पूरी करवा सकें। और हमने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए PPF में या म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, जहाँ से हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा मेडिक्लेम और इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी। इंश्योरेंस क्यों जरूरी है ये हमें पता है। कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर बता के नहीं आती है, मुसीबत कभी भी आ सकती है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है। तो हमें अपने आप को फाइनेंशियल साउंड करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत आवश्यक है। इंश्योरेंस पॉलिसी सब चीज़ के लिए आती है, हमारी लाइफ के लिए आती है, हमारे घर के लिए आती है, हमारे सामान के लिए आती है, हमारी हेल्थ के लिए आती है। तो बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो है हमारी लाइफ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए। आज के ज़माने में ये दोनों पॉलिसी मस्ट है, लाइफ पॉलिसी एंड इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हेल्थ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी इससे हम 2 चीज़ कर सकते हैं, एक हम मुसीबत में बच सकते हैं क्योंकि हमारा पैसा ऑलरेडी जमा है, वो हमें काम आएगा। और अगर हमें वो भगवान अच्छा करे हमें वो पैसा कभी ना काम आए, तो रिटायरमेंट के बाद हमें वो पैसा एक बड़े अमाउंट के फॉर्म में मिलेगा। अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी लेते हैं जहाँ हम थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं, तो जब हम रिटायर होंगे या 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, वो हमारा एक बहुत बड़ा फंड बन जाएगा। इसके बीच में अगर कोई क्राइसिस आ गई तो वो हमें वैसे ही काम आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आता है ऐसा लाइफ इंश्योरेंस जो आप पूरी लाइफ के लिए एक साथ ले सकते हैं। 40 साल की उम्र में आपने लिया तो जब तक आपकी डेथ होगी तब तक का वो आपका कवरेज करेगा, पर वो उन पर थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होता है, तो जनरली हम ऐसे वाले टर्म को अवॉइड करते हैं। एक आता है टर्म इंश्योरेंस जो हम साल भर के लिए, 2 साल के लिए, ऐसे छोटे छोटे टर्म के लिए लेते हैं। उनमें प्रीमियम कम होता है,
और वो अगर उस दौरान उस टर्म में हमें कोई क्राइसिस आ गया तो हमारी फैमिली को वो लाइफ कवरेज मिल जाएगा। तो वो एक सेकेंड तरह का होता है। थर्ड आते हैं मार्केट रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जो कि जिसमें से थोड़ा पैसा आपके इंश्योरेंस आपको कवरेज मिलेगा और थोड़ा पैसा आपका एफडी की तरह वो जमा होता जाएगा। तो वो वाले लाइफ इंश्योरेंस प्लान काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं पर्सनली वैसे ही प्लान प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो एक कंपलसरी सेविंग तो होती है और कवरेज भी हमको मिलता है कि कल को अगर हम नहीं हैं तो हमारी फैमिली को वो पैसा भी मिलेगा, और अगर हम हैं तो हमें खुद को वो पैसा एक बड़े अमाउंट के फॉर्म में रिटर्न मिल जाएगा। ये आपके घर में आप कितना पैसा बचा सकती हैं, आपका कितना ज़रूरत है, उसके हिसाब से अलग अलग पॉलिसी आ सकती है। बट प्लीज़ प्राइवेट पॉलिसीज़ के चक्कर में मत पड़िए, सरकारी LIC पॉलिसी अच्छी पॉलिसी लीजिए और निवेश कीजिए, पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हेल्थ इंश्योरेंस, आज के ज़माने में हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले हम बोलते थे कि क्या ज़रूरत है, हम तो कभी बीमार नहीं पड़ते, बट आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए बीमारी कभी भी आ सकती है, कैसी भी बीमारी आ सकती है, उसमें बहुत बड़ा पैसा खर्च हो सकता है। तो आजकल बहुत अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आते हैं जो कि आपको फुल कैशलेस देते हैं। कैशलेस का मतलब आपको 1 रुपया भी हॉस्पिटल में जमा नहीं करना पड़ता, पूरा का पूरा कवरेज आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करके देती है। कुछ ऐसे आते हैं जिसमें आप एक बार पे करते हैं, वो आपको बाद में DMS करते हैं। बहुत तरह के प्लान आते हैं, आप एक अच्छे एजेंट से बात करें और अपना प्लान लें। पर हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत सोच समझ के लें आपकी क्या ज़रूरत है, कितनी उम्र है, क्या क्या बीमार, उसको प्लान को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि लोग आपको पागल बना सकते हैं। वो बोलेंगे ये भी कवर होगा, वो भी कवर होगा, ये हॉस्पिटल में होगा, वो हॉस्पिटल में होगा। नहीं, आप खुद पढ़िए कि कितने हॉस्पिटल कवर हो रहे हैं, मेरे घर के पास वाले कोई हॉस्पिटल कवर हो रहे हैं या नहीं, बड़े हॉस्पिटल कवर हो रहे हैं या नहीं, या मुझे ऐसी बीमारी है या मेरे परिवार में ऐसी बीमारी है वो कवर हो रही है कि नहीं। ये सब चीज़ें सोच समझ के ही आप प्लान लीजिए। हमारी उम्र जहाँ पे हमें अपना भी ध्यान देना है, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान देना है, वो सब उम्र में हमें उनके लिए भी कवर चाहिए, पर वो जल्दी देना पड़ता है। बहुत सारी स्कीम 60 साल की उम्र के बाद का कवर इतना इजीली नहीं देती है, तो इसलिए जल्दी आप एक आदत डालिए और उम्र में जल्दी ही ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए जहां आप खुद, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे कवर हो पाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमिनेशन एंड विल। आप लोगों ने जब भी आप बैंक में जाते होंगे, आजकल ये कंपलसरी हो गया है कि बैंक में हम एक नामांकन करें। वो नामांकन का मतलब क्या है? वो नामांकन का मतलब ये नहीं है कि मेरे बैंक में जो पैसा है वो मेरे बच्चे को मिलेगा अगर मैंने उसका नामांकन किया है। वो उसका मतलब है कि जब मैंने बैंक में एक FD कराई या मैंने इक्विटी शेयर लिया, मैं वहाँ पे एक नामांकन करती हूँ। उसका मतलब ये है कि अगर मैं नहीं हूँ तो वो मेरा पैसा मेरे बच्चे को मिल जाएगा, पर उसका वो ओनर नहीं होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप समझिए। मैंने अपनी एक पॉलिसी बनाई, एक FD बनाई है 20 लाख की, और वो 20 लाख अगर मुझे कल कुछ हो जाता है और मैंने अपने बच्चे को वहाँ नामांकन किया है, मेरा बच्चा बैंक में जाएगा और वो पैसा निकाल लेगा, पर मेरे पति, मेरी बेटी, वो उसके ऊपर अपना हक जमा सकते हैं। वो पैसा मैंने अपने बेटे के नाम पे नहीं दिया है, वो उसका ओनर नहीं बनेगा, वो सिर्फ उसको मिलेगा। वो क्यों है, हम नामांकन क्यों करते हैं कि कल को किसी की डेथ हो जाए तो आपको वो पैसा निकालने में सुविधा रहे। नहीं तो वो डेथ सर्टिफिकेट, 2 विटनेस, 2 गारंटर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, पूरे परिवार का सिग्नेचर, ये सब बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं। तो बैंक से आपका 50,000 की FD को निकालने के लिए भी आपको 15 दिन से 20 दिन का समय और बहुत सारी मेहनत लग जाती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबका साइन लो, बहुत तकलीफ होती है। बट अगर नामांकन किया है तो आपके बेटे को वो पैसा मिल जाएगा। अब उस पैसे को उसे सबके साथ बांटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो विल नहीं है, वो सिर्फ नामांकन है, तो दूसरे लोग उस पर अपना हक जमा सकते हैं। तो नामांकन का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा उसका हो गया, वो सिर्फ ये है कि वो जाके वो पैसे को लेके आ सकता है, अपने घर में ला सकता है। उसके बाद आपकी विल के हिसाब से वो पैसा किस किस को मिलना है। अगर आपने अपनी विल में सारा पैसा अपने बेटे को दिया
अगर आपने अपनी विल में सारा पैसा बेटी को दिया है, बेटे को नहीं दिया है, तो बेटा 1 रुपया भी नहीं रख सकता, उसे इंटरेस्ट के साथ सारा पैसा आपकी बेटी को देना पड़ेगा। तो विल अलग होती है, नॉमिनेशन अलग होता है। नॉमिनेशन करना भी इम्पोर्टेंट है, ये मैंने बताया है, ताकि आपके आगे वाली जनरेशन तकलीफ में ना आए, वो सब आपको आराम से वो पैसे को निकाल सके, इसलिए नॉमिनेशन करना जरूरी है। अब बात आती है विल की। विल क्या है? वसीयत। वसीयत क्या होती है? मेरे पास जो भी पैसा है, मेरे सेविंग अकाउंट में है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी गाड़ी है, जमीन है, मेरी पॉलिसीज है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, शेयर मार्केट में मेरा पैसा है, ये मैं मेरे मरने के बाद किसको देना चाहती हूँ, इसका एक लिखित स्टेटमेंट होता है। ये लिखित स्टेटमेंट आप एक सिंपल कागज पे बना के अपना साइन करके अपने लॉकर में या अपनी कबर्ड में भी रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, वापस बोल रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि विल रजिस्टर्ड ही हो। आप विल को रजिस्टर्ड ही करवाएं। आप एक सिंपल कागज पे अपना साइन, अपने हस्बैंड का भी साइन ले लीजिए और बोल दीजिए कि मेरे मरने के बाद मेरी जितना गहना है, मेरा घर है, मेरी बेटी को मिलना चाहिए, मेरे बेटे को मिलना चाहिए, मेरे भाई को, मेरी बहन को, जिसको भी मिलना चाहिए आप उनको दे सकते हैं। पर एक कागज पे वो लिख के करें। इसमें आपका स्त्री धन भी आएगा। स्त्री धन मतलब आपकी शादी से लेके आपको आज तक किसी ने भी जो सोना, जेवर, प्रॉपर्टी दिया है, वो सब आपका स्त्री धन है। वो आप अपनी स्वेच्छा से आप जिसको देना चाहें एक सिंपल सादे कागज पर लिखकर अपने कबर्ड में रख लीजिए। 5 साल के बाद आपको लगता है नहीं मुझे अपनी बेटी को नहीं अपने बेटे को देना है, आप वापस चेंज कर दीजिए। ठीक है, आप अपनी लाइफ टाइम में उसको 50 बार चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको रजिस्टर मत करवाइए, बट वो डॉक्यूमेंट बना के रखिए, बहुत जरूरी है। आज हमारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, हमें वो दिन शायद देखने को नहीं मिलेगा कि हम सबको बुला के बोलेंगे ओके ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है। ऐसा नहीं होने वाला है। हम कभी भी अचानक से जा सकते हैं और वो सब यही रह जाएगा। बाद में लोग उसके पीछे झगड़ा कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोली झगड़ा करेंगे, झगड़ा कर सकते हैं। तो आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं, अपना स्त्री धन, अपना घर, आप सब कुछ एक सिंपल कागज पे लिख के अपने हाथ से ज्यादा से ज्यादा अपने हस्बैंड से साइन करवा के दोनों का साइन करके कबर्ड में रख दीजिए। हाँ, आपको लगता है कि आगे डिस्प्यूट बहुत हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लोग आपस में लड़ सकते हैं, तब आप जाइए लॉयर के पास, उस बिल को रजिस्टर करवाइए। अगर एक बार रजिस्टर करवा ली और 5 साल बाद बदलना चाहते हैं, नया कागज बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मेरे घर में कोई परेशानी नहीं आएगी, फिर भी मैं बराबर से बांटना चाहती हूँ, आप बांट के अपनी कबर्ड में रख के जाइए। बट अगर तकलीफ की चांसेस है तो उसको लॉयर के पास जाइए, उसको एक रजिस्टर्ड पेपर पे करवाइए, नोटरी करवाइए और अपनी कबर्ड अपने लॉकर में रख दीजिए, ताकि आगे जो हम चले जाएं तो लोग हमको अच्छे से याद करें कि हाँ हम कुछ अच्छा करके गए। ऐसा ना करें जिससे हमारी जनरेशन को तकलीफ हो जाए। हमारी कुछ एफडीज बैंक में रह गई, कोई नॉमिनेशन नहीं था, बिल नहीं था, वो वहाँ पड़ी है। आज भी ऐसे कितने बैंक खाते हैं जिनका कोई लेने के लिए नहीं आता पैसा, पड़े है सरकार के पास, सरकार को भी समझ नहीं आ रहा उस पैसे का क्या किया जाए। ऐसा बहुत बहुत बड़ा अमाउंट पड़ा है सरकार के पास। इसलिए हम अपने पैसे को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो हमें एक नॉमिनेशन और एक विल करना बहुत जरूरी है। विल इज अ मस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विल और नॉमिनेशन में आपस में कोई लड़ाई नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है, आप अलग अलग समझिए। मैं आपको 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल देख के बताती हूँ। ये मेरे बैंक में पैसे हैं, उन्होंने बोल दिया है कि मेरा घर मेरे बेटे के पास जाएगा, बैंक में जितना पैसा है मेरी बेटी के पास जाएगा, एक पेपर पे लिख दिया है। तो उनके मरने के बाद कोई तकलीफ आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वो बोल के गए। अब आगे बेटा बेटी झगड़ा भी करे तो भी बिकॉज वो बोल के गए हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से वो वैसा ही होगा जैसा वो बोल के गए हैं। आगे के लोग झगड़ा भी करें तो कोर्ट में कितने भी साल केस चलेगा, लीगली वो पैसा जिसको मिलना है उसी को मिलेगा। प्रिया के पास एक बैंक अकाउंट है और उन्होंने अपनी बेटी को वहां नॉमिनी बनाया है। अगर प्रिया की मृत्यु हो
सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से जितने भी बेटी पति सबके बीच में वो बराबर बटेगा। तो वहां पे फिर कानून को बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी विल नहीं थी, उनका सिर्फ नॉमिनेशन था। भाई को अपना नॉमिनी बनाया, अब उनकी डेथ हो गई तो क्या होगा? क्या भाई को वो पैसा मिलेगा? नहीं, भाई को पैसा घर पे लाके उनकी पत्नी और बच्चों का पहला अधिकार होगा, उनको देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर वो पत्नी और बच्चे चाहते हैं भाई को देना तो दे सकते हैं, नहीं तो वो कानून के हिसाब से उनकी पत्नी और बच्चों को ही वो पैसा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, इसमें पहले बहुत झगड़ा होता था जब लोगों के इक्विटी शेयर्स होते थे। ओके, अगर इक्विटी शेयर में नॉमिनेशन किसी का है तो लोग बोलते थे कि इसका नॉमिनेशन है, इसी को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट, मुंबई कोर्ट और बहुत सारे कोर्ट्स में इसके ऊपर जजमेंट हुआ, बट फाइनली ये हो गया कि नॉमिनेशन से कोई मतलब नहीं है। किसी के भी नाम में इक्विटी शेयर हो रहे तो उसको उसका पैसा निकाल के परिवार को देना पड़ेगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से बेटा, बेटी या पत्नी तीनों को वो बराबर हिस्से में बांट के देना पड़ेगा। इसके लिए इक्विटी शेयर पे किसी के नाम पे भी नॉमिनेट हो, भाई, बहन, पत्नी, लेकिन नहीं, पैसा आपको देना पड़ेगा और वो सबके बीच में बराबर बांटना पड़ेगा। अभी हम लास्ट पार्ट पे आते हैं। मैंने उसको बोला है कि हमें 4 चीजें करनी है, जो कि इसको हम बोलेंगे सेफ। सेफ मतलब SAFE, सबका अलग अलग मीनिंग होगा। S का मतलब है सेव, सेविंग हैबिट, बिल्ड द सेविंग हैबिट। यही आपको आपात स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे बचाएगा। जितना आप सेव कर सकते हैं, सेव करने का मतलब ये नहीं है कि आप रोज के खर्चा ना करें, पर जो चीजें अति आवश्यक नहीं है उनके ऊपर 2 बार सोचकर, 2 बार विचार कर फिर वो पैसे को आप खर्च करें। अपनी दैनिक आवश्यकताओं में से कटौती करके या उसमें से कमी करके आप सेविंग ना करें। बट जहां हम सोचते हैं कि हम 10 साड़ी खरीदेंगे और 2 ही खरीदना ठीक है, वो हमारा जैन धर्म में सिखाता है कि हमें सीमित साधनों में ही अपना गुजारा चलाना चाहिए। तो वहाँ हमें बचत करनी चाहिए, जहाँ आप बचत कर सकते हैं वहाँ हमें बचत करनी चाहिए। नेक्स्ट इज ए इज एडिक्वेट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सबके पास इनफ होना चाहिए, उतना होना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को कुछ पैसा मिले, मेरे को बीमारी आ जाए तो उसके लिए हमें कुछ पैसा मिले, उतना इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। F, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 3 तरह का होता है। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट का मतलब लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म का मतलब होता है जिसको हमें जब आवश्यकता पड़े हमें मिल जाए। ऐसा इन्वेस्टमेंट जैसे प्रॉपर्टी है, वो आपका लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आज मैं अपने घर को बेचने जाऊं, हो सकता है 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, तो मेरी क्राइसिस तो आज की है, तो वो लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है। लिक्विड इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? जो हमारे सेविंग अकाउंट में, हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे लॉकर में या हमारा इक्विटी शेयर में, जिसको हम इजीली बेच सकते हैं, जल्दी से जल्द उसका पैसा आ सकता है, वैसा लिक्विड इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो 2 या 5 साल के बाद हमको मिल सके, और थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए जो 20 से 25 साल के बाद हमको मिल सकते हैं, हमारी उम्र के हिसाब से। ओके, आज मैं सोचूं मुझे 50 साल के बाद मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि 50 साल के बाद जब मैं नहीं रहूंगी। अभी मुझे लगता है कि 15 से 20 साल के बाद जो मुझे मिलेगा वही मेरा लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब 3 से 5 साल के बाद, और लिक्विड का मतलब जो हमें आज चाहिए, जो आज मिल जाए। अर्ली प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कब हमको शुरू करना है? आज। कब से शुरू करना है? आज से शुरू करना है। जितना जल्दी हम ये करेंगे, आप सोचिए हर दिन अगर आपको 8% इंटरेस्ट भी मिलता है, तो आप आज की जगह कल करेंगे तो आपको 8% एक दिन का नुकसान होगा, एक दिन के हिसाब से, एक दिन का तो नहीं, एक दिन के हिसाब से आपको उतना नुकसान होगा। तो सूनर द बेटर, जितना जल्दी हम शुरू करेंगे। ये आदत सिर्फ हमें नहीं, आज का ये ज्ञान सिर्फ आप लोग के लिए नहीं है, आप ही हैं जो अपने बच्चों को ये ज्ञान हो, सबको आपको ये चीजें बतानी है, उनको समझाना है, उनको बचत की आदत डालनी है। जितना जल्दी वो बचत की आदत सीखेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। अभी किसी घर में किसी की डेथ हो गई है,
जो आपका खाली कमाने वाला था उसकी डेथ हो गई है, ऐसी सब सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे लोग टाइम पे लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी है जल्दी से जल्दी बेचना है, मत कीजिए। सामने वाले को भी पता है कि आप पैनिक की स्टेज में मार्केट में अपना फ्लैट बेचने जा रहे हैं, उसका रेट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे टाइम में पैनिक सेलिंग बोलते, पैनिक सेलिंग मत करो, प्लीज डोंट सेल जल्दी जल्दी करके, नहीं, क्योंकि लोगों को पता है वो आपको, अगर आपके फ्लैट की कीमत 2 करोड़ है, आपको शायद 1.5 करोड़ ही मिलेगी, क्योंकि आपने पैनिक सेलिंग किया है। आप समय लेके करें, आप अपनी इमीडिएट आवश्यकताओं के लिए क्या करें। सबसे पहले जो मैंने आज बताया है उसके हिसाब से आपके पास, हर जगह के पास कम से कम 6 महीनों की जरूरत, अपनी दैनिक जरूरत, अपनी मंथली जरूरत के हिसाब से 6 महीने का एक बफर स्टॉक होना चाहिए। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि 6 महीने तक आपको अपने घर को चलाने के लिए किसी से पैसा मांगना नहीं पड़े। हर महीना को आवश्यकता है कि वो बैठे अपने पेपर पेन ले, ज़्यादा आप नहीं कैलकुलेशन समझेंगे तो भी आप एक पेपर पेन लीजिए, लिखिए मेरे पास इतना है, मुझे 1 महीने में इतना चाहिए, 6 महीने का पैसा मेरे पास बैंक में अलग से है क्या, मुझे किसी से मांगना तो नहीं पड़ेगा। अगर कल को ही मेरे पास क्राइसिस आ गई तो क्या मुझे 6 महीने के लिए भी किसी के पास जाना पड़ेगा? ऐसी स्थिति आप लोगों के पास नहीं आनी चाहिए। इतना पैसा हमारे पास खुद के पास होना चाहिए। ऐसे समय में आपको हाई इंटरेस्ट, लोग आए बोलेंगे अच्छा क्रेडिट कार्ड से लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, जहाँ पे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसको चुकाओगे कैसे? आप तो कुछ कमाते भी नहीं हो, आपको अपने ही उस सीमित साधनों में से सब चलाना है। तो ऐसे टाइम पे हाई इंटरेस्ट लोन में आप लोग मत जाइए। अपने सोच समझ के, बहुत सोच समझ के आप उस समय फैसला लीजिए। अपने खर्चों पर वापस नजर डालिए। अगर आपकी क्राइसिस की सिचुएशन है, चलिए डेथ नहीं, कोई बिजनेस क्राइसिस भी आ गई, आप वापस देखिए कि अब मेरे घर में मैं किन खर्चों में कटौती कर सकती हूँ, कैसे मैं पैसा बचा सकती हूँ, कैसे मैं अपने हस्बैंड को मदद कर सकती हूँ। ऐसे टाइम पे किसी अच्छे काउंसलर, फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प कीजिए, वो आपको बताएंगे। तो 10 लोगों से मत बात कीजिए, 10 लोगों से बात करेंगे, जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको राइट एडवाइस दे, पर किसी अच्छे ट्रेन फाइनेंशियल एडवाइजर से शायद आपको थोड़ा फीस लग सकता है, लेकिन वो आपको एक सही सलाह देगा। अपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स, अपना जो बड़ा एसेट्स है उनको वो टाइम पे मत बेचने की कोशिश कीजिए, पैनिक सेलिंग में बिल्कुल भी मत जाइए। इंश्योरेंस से जितना पैसा निकल सकता है ऐसे टाइम पे, कई बार अपनी बिजनेस का इंश्योरेंस भी कराते हैं, वो बिजनेस के इंश्योरेंस से जो पैसा निकल सकता है वो सब भी आप देखिए। जहाँ से आप लोन उठा सकते हैं बैंक से, सरकारी बैंक से, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनके साथ नेगोशिएट कीजिए, उनसे आप बात कीजिए कि हमें ऐसी स्थिति आ गई है, कैसे हेल्प कर सकते हैं। आधा % इंटरेस्ट भी कम होगा तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे समाज में, ऐसे समय में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, हमारे समाज के पास बहुत सारी स्कीम होती है जो आपको मदद कर सकते हैं, उनके पास जाइए, दैट इज द राइट वे। सबसे इम्पोर्टेंट है, हर महिला के पास अपना एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि क्राइसिस के टाइम पे आप जाके बैंक अकाउंट खोलेंगे और सारी चीजों में बहुत डिले होगा। आप पैसा उसमें कम रखिए, ज्यादा रखिए, ये आपकी मर्जी है, पर हर महिला के नाम पे एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आधार और पैन से लिंक्ड होना चाहिए। हर महिला चाहे वो काम करे या ना काम करे, उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। जीरो इनकम दिखा के भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी इनकम टैक्स की फाइल बनती है तो कभी भी फ्यूचर में आपको लोन लेना है वो आपके लिए अति आवश्यक होगी, तो एक फाइल बनाना ज़रूरी है। आप नो रिटर्न, जीरो इनकम के हिसाब से आप रिटर्न भर सकते हैं, बट एक इनकम टैक्स का फाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। हर महिला को ये मालूम होना चाहिए कि उनके हस्बैंड ने कहाँ से लोन लिया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लिया है, किससे उधार लिया है, बिजनेस में कितना लोन है, ये मालूम होना, ये चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। इसके लिए हमें कोई घर में तनाव नहीं करना है, बट प्यार से, समझदारी से हमें ये सब चीज़ें मालूम होनी है। कल को कुछ भी मुसीबत के टाइम कोई आके आपको बोलेगा कि मुझसे इतना लोन लिया था, आप कैसे वहाँ या ना बोलोगे अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे समय पे आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके नाम पे भी
जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मालूम होना चाहिए हमारा नाम कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, हमें कहाँ पे गारंटर बनाया है, हमको कहाँ पे साइन किया है, हम कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। मालूम होना आवश्यक है, उससे आप क्या करें क्या ना करें अलग बात है, लेकिन मालूम होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा समय निकालें, अपने दैनिक जरूरतों में से थोड़ा सा समय निकाल के अपनी फाइनेंशियल जरूरतों की तरफ ध्यान दें, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपस में भी बात करें। आपने देखा होगा हमारे हस्बैंड लोग जैसे ही 3 लोग मिले शेयर मार्केट की और फाइनेंस की बात करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना? क्या हम लोग करते हैं? हम में से कितनी लेडीज है जो 2 लोग आपस में फाइनेंस की बात करती हैं? नहीं करती हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे, हमें किसी को ये नहीं बताना है कि हमारे पास इतना पैसा है, हमें ये बताना है कि ये अच्छी चीजें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को लगा सकते हैं, बचा सकते हैं, ये सब बात करनी है। जेंट्स लोग भी ये बात करते हैं तो वो ये नहीं बताते कि मेरे पास इतना पैसा है, वो ये बताते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसमें पैसा डालो, इस शेयर मार्केट में डालो, ये म्यूचुअल फंड में डालो, यहाँ प्रॉपर्टी मिल रही है, ये सब वो बात करते हैं। हम लोग बात ही नहीं करते हैं, हम लोग शर्माते हैं इस चीज से। वी शुड नॉट शाय, हम लोग को शर्म नहीं आनी चाहिए चीज से। ये चीज ऐसा टॉपिक है जो हमारा है, हम जैसे मैंने बोला धर्म हम अपने लिए करते हैं, वैसे ये बात भी हमें अपने लिए करनी है। बस इस आगे मैं खत्म करना चाहूंगी। आप लोग के कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज पूछिए। अभी तो खाली आपके मन में बहुत सारे सवाल बारे में आपकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऋचा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने अपना यहाँ पे समय निकाला और हमको ये अपने नॉलेज से हमको नवाजा। अभी मैं हमारे मेवाड़ संघ से फूलचंद जी नाहर को अपने भाव व्यक्त करने के लिए बुलाना चाहूँगा। अत्र विराजित गुरु गणेश मिश्री एवं सभा पति पत्नी लाडली सुशिष्या प्रफुल्ला जी, उदिता जी खाना आठ के चरणों में नमन वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय श्री राम। आज का दिन यह बहुत ही विशेष है। आज हम लोग मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा मदन मोहन जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती भी मना रहे साथ साथ में, और उसी कार्यक्रम को लेकर आज हमारे बीच में ऋचा जी जैन जो स्पीकर, जिन्होंने अपने आज की अपनी संघर्षमय जीवन को कैसे जीना है, संसार को कैसे चलाना है, परिवार को कैसे चलाना है, उसके बारे में बहुत कुछ समझाया। शायद आपको समझ में आया होता। एक बार जरूर हाथ खड़ा करें। आप हाथ खड़ा करेंगे लगेगा कि आपको समझ में आया है। तो एक बार बोलेंगे हर्ष हर्ष। आज थोड़ा अपना बिजी शेड्यूल था, आपको भी एक आसन करना है सबको। एक बार हम ऋचा जी को वापस कभी भी समय मिलेगा आपको बुलाएंगे। ये बाहर के नहीं है, जुड़े नहीं पर जुड़ने वाले हैं। ये वल्लभ नगर से ही है, तो ये अपने परिवार की मतलब अपने महिला मंडल की अगर बच्चे हैं होते अगर आगे आकर इतना ऊंचे लेवल पे अगर काम कर रहे हैं तो सोचिए अपने को बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिल सकता है। मैं प्रोफेसर फोरम को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस शुक्रवार के एकासन दिवस और कुदेव के दीक्षा दिवस पर जो आपने सुंदर आयोजन किया। मैं मेवाड़ से मुंबई की तरफ से कमल कांत जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सुंदर आयोजन किया, और जो हमारे महिला वर्ग है उनको बहुत कुछ ही ऋचा जी ने समझाया ताकि उनके जीवन में आप काम आ सके। ये आपके साथ में उठने बैठने वाले हैं। कभी भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ों की जरूरत हो, समझना हो, तो आप जरूर इनके मिलके कर सकते हैं, और नहीं तो अपना प्रोफेशनल फोरम आपके साथ में ही है, सब सदस्य आपके बीच में ही है, आपके घर में ही है, तो उनको पूछ करके आप कुछ अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो ले सकते हैं। आज जिनका दीक्षा दिवस है उन्हें हमें भोला बाबा कहते हैं। तो आखिर में उनके नाम के हिसाब से उनका चारित्र था। तो जब तक जिए
तब तक उन्होंने उस नाम को, भोले बाबा का नाम को सार्थक किया। आपका जन्म विक्रम संवत 1988 में हुआ था। आपकी दीक्षा सन 1953 में मोलेला में हुई थी, जो मंगला प्रांत में गांव आता है। और अभी 3 वर्ष पहले हमारे बीच में वो उनका देवलोक गमन हुआ। हमारे मेवाड़ संघ की बहुत बड़ी क्षति हुई, मेवाड़ संप्रदाय की क्षति हुई। हम सब मेवाड़ संघ की तरफ से, सभी संस्थाओं की तरफ से, मेवाड़ महिला मंडल, नवयुग मंडल, कन्या मंडल और उपस्थित सभी की तरफ से उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु उनकी आत्मा उत्सव आगामी बढ़ती रहे। और एक बार हम लोग महिला मंडल से निवेदन करता हूँ, जो भी महिला मंडल के उच्च पदाधिकारी आगे आ जाए, हमें ऋचा जी का सब करना है। कंचन जी अपने 2 भाव व्यक्त करना चाह जाए, उसके बाद अपन ऋचा आज पर विराजित गुरुने मैया पटपला श्री जी थाना 8 को त्रिवार वंदन नमन। पधारे हुए सभी श्रावक का स्वयं को मेरा जय जिनेन्द्र। डॉक्टर ऋचा जैन और पुष्पा जी बड़ाला, इन सबको मैं मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये प्रोफेशनल फोरम वाले टीम को कि आपने इतना अच्छा टॉपिक रखा जो महिलाओं के लिए सही है बिल्कुल। और वैसे तो मेरी जान में जो डॉक्टर अभी ऋचा जी ने जो बताया, कोरोना के बाद में लेडीज सेव करना कम कर दिया, क्योंकि जो पैसे थे वो निकल गए कोरोना के टाइम पे। अभी एक वीडियो आया था, क्योंकि मोबाइल पे लगे रहते तो कुछ न कुछ वीडियो देखने को मिलता है। जैसे एक जेंट्स है, अपने परिवार में उसको कीमती चीज खरीदने का बहुत शौक रहता है। शूज है, वॉच है, सोना है, कपड़े हैं, अच्छे से अच्छे कपड़ा है। उसकी मैं बीवी हमेशा बताती कि घर में कुछ दूसरी चीज लाओ, कुछ करो, ऐसा तो सुनते ही नहीं थे। जब एकदम उस पर पूरे खत्म हो गए तो बेचारी वो लेडीज तो हाउस वाइफ थी, वो कहाँ से लाएगी। जब वो एक दिन खाना खाने पे बैठे तो बोले खाना पुरुष, मेरे को भूख लगी है। तो उसने प्लेट में जूता परोसा टक के। तो बोले ये क्या है, तेरा दिमाग खराब है। तो बोले जूता कोई परोसता है। तो बोले क्या करूँ। फिर वो बोले खाना ला, मेरे को भूख लगी है। तो उसने वॉच परोसा। तो बोले तू ये मतलब गुस्सा किया। तो बोले गुस्सा मत करो। तो उसने जाके देखा किचन में, तो किचन में सब बर्तन खाली, सब डिब्बे खाली, कुछ भी चीज नहीं है। तो बोले ऐसा कैसे, क्यों राशन क्यों नहीं है। क्योंकि राशन तो आपके घड़ियों में, आपके शूज में, आपके कपड़े में चलेगा। तो मैं कहाँ से लूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं कहाँ से लूँ। तो वो जेंट्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बोला तो मैं ये कहती हूँ कि महिलाएं भी कोई चीज खरीदो। मैं ये नहीं बोलती कि नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन उतनी अपनी लिमिट में अपना बचत तो करनी चाहिए। कैसे शेयर करता, अभी आप जो जैसे डॉक्टर ने बताया मैम ने कि ये जो सरकारी जो भी है वो बहुत से लेडीज को नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। वो हम हमारे बच्चे हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड है कि ये करा रहे, साइन करा रहे, तो सही है करवा रहे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपना ये चीज़ थोड़ा आगे बढ़ के कुछ करे और पैसे का बचत नहीं रखे, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती स्टेज से, लेकिन बताना चाहती हूँ कोरोना टाइम पे 10 लाख रुपए मेरा ऐसे ही पड़ा रह गया, कुछ काम ही नहीं आया। और वो बस उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। जितना थोड़ा गलत था ठीक है, तो बचत नहीं करना चाहिए, वो पैसे को यूज करो, ब्याज पे दो। ब्याज भी इतना नहीं लेना चाहिए जितना परसेंटेज आदमी लोग को लगता होगा, पाप नहीं लगता है, मुझे लगता है कि अपने को लगता है थोड़ा लेना चाहिए। तो अपने मिस्टर को दे दो, अगर किस पे विश्वास नहीं है, बेटे को दे दो, नहीं विश्वास है तो अपने जो मेन है उनको 2 को बीच में रख के दे दो, लेकिन पैसे की बचत करो। तो मैं डॉक्टर ऋचा को और पुष्पा जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी तरफ से, मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की तरफ से, कि आज आपने महिलाओं को जो बचत की। वैसे सभी महिलाएं बचत तो करती है, भले कुछ भी हो जाओ बचत करती है। वही महिला ने जो इसने जूते परोसे थे, उसने 2,000 की नोट बचा के पूरा बंडल थोड़े से गेहूं के उसमें रखा था, फिर अपने हस्बैंड को दिया कि आपने जो मुझे पैसे दिया वो मैंने बचा के रखा, अभी इससे अपना 2 महीना फिर चल जाएगा। वही लेडीज, ऐसी लेडीज तो है सब। और मारवाड़ी लेडीज तो आपको पता ही है, सोना खरीदने में तो ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे जितनी भी लेडीज है, कौन सा गोल्ड कहाँ मिलता है, किस बाजार में मिलता है, उसकी पूरी जानकारी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेडीज यहाँ पे स्मार्ट नहीं है, खाली एक इंटरेस्ट आपको इस फील्ड में जगाना है
और जानने की कोशिश करनी है, तो वो दिन दूर नहीं कि आपको भी सारी जानकारी आपके हस्बैंड से ज़्यादा होगी। अब उनमें हम ऋचा जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर ऋचा जी का स्वागत करेंगे। उसके लिए महिला मंडल से जो भी पदाधिकारी हैं वो पधार जाएं। कंचन जी अध्यक्षा, वो भी अभी पधारे हैं। जो भी मेवाड़ संघ के महामंत्री लीला जी खरवड़, बहनों हाथ जोड़ो, सब जने बैठो बैठे हाथ जोड़ो। जय जिनेंद्र। आप सभी को, सभी गुरु गुरुकुल के चरणों में सादर वंदन नमन। आज हमारे गुरुदेव श्री मदन मोहन जी महाराज साहब की जन्म जयंती है। मैं सभी मेवाड़ दीक्षा जयंती, सॉरी, मैं सभी मेवाड़ महिला मंडल की मुंबई की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि